रहा है क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये कह रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनी स्प्रेडशीट पैकेज आंसर द फॉलोइंग। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं 1 2 3 करके, 3 पार्ट्स हैं, इन तीनों का आंसर देना, ठीक है। और 4 नंबर के हैं, नो डाउट। 4 3 12 होते हैं। और 8 नंबर का एक बी पार्ट है जो छोटा सा क्वेश्चन है जो रिपीटेड है, ऊपर आया हुआ है, ठीक है। अब बात ये आती है सर कि यहाँ पर इन क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये तीन के तीन क्वेश्चन करने हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है सेट ए सेट बी का, ठीक है। ये सेट बी करा रहा हूँ और कल नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी सेट ए और सेट सी दोनों ही होगी, क्योंकि ये मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली है, 1.5 घंटे की वीडियो है। तो इस 1.5 घंटे में मैं देखना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स कितना व्यू करते हैं और कितने कमेंट्स करते हैं। अगर आप कमेंट्स कर चाहते हो कि जस्ट अभी वीडियो अपलोड हो जाए थोड़ी देर में, तो आप कमेंट कीजिए पार्ट 2 के लिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको ए और सी सेट बना के दे दूंगा। दूसरी बात कि अगर आपको मैं एक बात तो बता देता हूँ, एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और ये जो आपने लिख दिया ना, साथ के साथ आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो इसका बेनिफिट ये है कि आपको ये पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो लेकिन पीडीएफ के लिए आपको एक बात ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको ये मेरी पूरी वीडियो देखनी है और साथ के साथ सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। चलिए, हाउ डू फंक्शन डिफर फ्रॉम फॉर्मूला, ठीक है। बाकी मैं तो चेक कर लूँगा, आजकल यूट्यूब पे एक नया ऑप्शन आया जिसमें सब्सक्राइबर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप लोग मैसेज करोगे तो मैं आपकी साइड से चेक कर लूँगा कि ऑटोमेटिक मेरे उस पर शो हो जाता है कि किसने सब्सक्राइब किया किसने नहीं किया, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू फंक्शन डिफर फ्रॉम फॉर्मूला। समझते हैं। स्प्रेडशीट जो होती है वो क्या होती है। एक्सेल की सीट आपने देखी होगी, जब एक्सेल खोलती हो तो उस पर एक सीट का ऑप्शन आता है। कोई भी काम करने के लिए आपको एक वर्कशीट चाहिए होती है। तो वहां पर क्या होता है, हम वो वर्कशीट जब ओपन करते हैं तो उस वर्कशीट में जब वर्क कर रहे होते हैं तो वहां पे कई वर्कशीट पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कैलकुलेशन करनी होती है। देखो, एक्सेल का यूज क्यों करते हैं। एक्सेल का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि हम अगर किसी भी एक पर्टिकुलर डेटा पे काम कर रहे हैं, डेटा का मतलब है कोई इंफॉर्मेशन दी है, उसमें वैल्यूज दी गई है, नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर पे वर्क करने हैं। तो नंबर्स पे वर्क करने के लिए हम लोग स्प्रेडशीट का यूज करते हैं। अब नंबर्स होंगे तो प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, मल्टीप्लाई भी होगा, डिवाइड भी होगा, काउंट भी होगा, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये सारी चीजें करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है जो हम लोग अपनाते हैं बचपन से कॉपी पेन पे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये होता है फॉर्मूला जो हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर करके ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। लेकिन एक तरीका होता है कि स्प्रेडशीट जो होती है, एक्सेल की सीट होती है, उसमें ऑटोमेटिक फॉर्मूला क्या होता है, इंसर्ट होता है। बस वहां पे आपको एक फंक्शन जो होता है वो आपको समझना होता है। जैसे कि मान लो आपको सम करना है, तो दो तरीके हैं। या तो आप क्या करोगे, जो भी आपके पास सेल है इक्वल टू करके पहले इक्वल टू का साइन लगाओगे, और इक्वल टू का साइन लगाने के बाद पहले आप लोग क्या करने वाले हो, देखो यहाँ पे पहले आप लोग करोगे इक्वल टू का साइन लगाओगे, और साइन लगाने के बाद इक्वल टू के साइन के बाद फिर उस पे आप जैसे यहाँ पे दिया हुआ है किसी भी सेल को ले लोगे, दोनों सेल को प्लस कर दो सिंपली, और एंटर दबा दो, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जिन सेल को प्लस करना है उनको प्लस कर दो। अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, माइनस करना है तो माइनस का साइन लगाओ। इक्वल टू करके पहले दोनों साइन ले लेना, बीच में माइनस प्लस जो करना है वो कर सकते हो, ठीक है। अब बात ये आती है सर, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। अब अगर हम चाहे, देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा इसमें मैंने वो कर दिया है, ठीक है। तो ये बोला गया है कि भाई ऐसा है कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है, अ फॉर्मूला इज वैलिड एक्सप्रेशन। फॉर्मूला क्या होता है, एक वैलिड एक्सप्रेशन होता है दैट परफॉर्म कैलकुलेशन यूजिंग ऑपरेट्स। ये सारे सिंबल यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सम को सेल को सॉल्व कर देंगे। लेकिन फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन कहता है ऐसा कुछ नहीं है। फंक्शन में सब कुछ पहले से प्री डिफाइंड होता है, पहले से एडिड होता है। उसमें आप उस फंक्शन को टाइप कीजिए, जो भी फंक्शन आपको सम करना है तो आपको क्या करना होगा, इक्वल टू सम दबा दो, इक्वल टू सम। ये देखो
इक्वल टू सम कर दो, जो भी सेल का सम करना है उस सेल को ब्रैकेट लगा के उन सेल का रेफरेंस ले लेना, यानी उस सेल को सिलेक्ट कर लेना, जितने भी सेल है ना दोनों सेल को सिलेक्ट कर लो। या आपको मान लो शुरू से लेके एंड तक सम करना, तो शुरू से लेके एंड तक सेल को ऐड वो कर लो, सिलेक्ट कर लो, बस एंटर दबाओ, आंसर आपके सामने होगा। तो ये होता है फंक्शन। अब फॉर्मूला और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है ये भी समझ लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है, यूजर क्रिएट्स द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन कर लेना, ठीक है, प्री डिफाइंड बाय दिस स्प्रेडशीट, इसमें पहले से ही होता है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है आपको अलग से करने की। दूसरा आते हैं, फिर देखते हैं भैया ऐसा है स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, स्टार्टिंग जो करते हैं इक्वल टू से करते हैं, और इक्वल टू के बाद जो भी ऑपरेशन करना है, जिसको प्लस माइनस करना उसको लिख के और प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो बिगिन विद इक्वल टू, और इसमें भी इक्वल टू से ही स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें इक्वल टू स्टार्ट होने के बाद पहले तो उस फंक्शन का नाम लिखेंगे, जैसे सम करना है तो सम लिख दिया, और सम करने के बाद ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट के बाद उस सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे ये दिया हुआ है, बहुत अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी, ये कॉम्प्लेक्स होता है और लॉन्ग होता है, लंबा होता है, डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये बहुत सिंपल होता है, इजियर होता है। फंक्शन आप एक भी टाइप करोगे ना, एक दो वर्ड, ऑटोमेटिक सब कुछ आ जाएगा, देखा भी होगा आपने एक्सेल पे। अच्छा, यूसेज, यूज फॉर सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, ये सिंपल भी करता है, जैसे कि प्लस करना है तो प्लस करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी सेल है उनको उस सेल को सिलेक्ट करो, प्लस जो सेल है उसको प्लस कर दो, उसको सिलेक्ट कर लो, हो गया। लेकिन इसमें सम वम ये सब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कभी कभार डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन कभी कभार इजी भी हो जाता है, क्योंकि जब बहुत सारी कैलकुलेशन होती है तब क्या करना होता है, तब सम लगाओ और उसको सिलेक्ट कर लो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें सारे टाइप करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए कहते हैं यूज फॉर कॉमन कैलकुलेशन, इसमें कॉमन है, कोई एक्स्ट्रा नहीं होता, सब में सब फंक्शन में एक ही काम करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मूला एंड एरे फॉर्मूला। तो एरे फॉर्मूला और वो देखते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मूला एंड एरे फॉर्मूला देखते हैं कैसे करेंगे। लोग ए स्टार्ट कर रहे हैं, सेट ए सेट बी कर लिया हमने, सेट ए है या सेट सी कह लो। ये इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, ए पार्ट कह रहा है डिफाइन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन बिजनेस। जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें कंप्यूटर की एप्लीकेशन के बारे में बताना है और साथ के साथ इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या क्या जरूरतें होती है बिजनेस के अंदर। पहले तो डेफिनेशन समझते हैं, कैप्टा कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है क्या। देखो, कंप्यूटर एप्लीकेशन वो चीज होती है जिसके जरिए आप कंप्यूटर को ऑपरेट करते हो, चलाते हो, रन करते हो। अगर आपको कोई कंप्यूटर चलाना है, लेट्स सपोज, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, लेकिन अगर आप कोई कंप्यूटर चलाना चाहते हो तो पहले आपको कोई ना कोई एप्लीकेशन उसमें डाउनलोड करनी पड़ेगी, और जब एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, देन उसके बाद इजी होता है कि आप उस एप्लीकेशन का जिस टाइप का वर्क करना चाहते हो कर सकते हो। लेट्स सपोज एप्लीकेशन आपको टाइपिंग करनी है, एक पीडीएफ बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप पीडीएफ टाइप करें, एक रिज्यूम टाइप करना है, तो उसके लिए एमएस वर्ड टाइप करोगे, नोट टाइप करोगे, नोट जो एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, उसमें काम कर सकते हो। कैलकुलेशन करनी तो एक्सेल करोगे, अकाउंटिंग करनी है तो एप्लीकेशन कौन सा लोगे, टैली लोगे, टैली सॉफ्टवेयर लोगे। तो लाइक सॉफ्टवेयर ही, जो छोटे मोटे सॉफ्टवेयर होते हैं एज ए एप्लीकेशन के तौर पे काम करते हैं, तो वो सारे होते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन रेफर टू द यूज ऑफ कंप्यूटर are related software in performing tasks and solving problem in different fields such as business, education, science, medicine, engineering, communication, etc. ये सारी बातें कह रहा है। अगर सिंपल वर्ड में देखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड, इन सिंपल वर्ड इट मीन्स यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का सिंपली, एक सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ तो आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का और सॉफ्टवेयर का टूल्स टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क, कोई स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए आप इनका जब यूज कर रहे हो तो उसी को कंप्यूटर एप्लीकेशन कहते हैं। अब बात समझते हैं सर इसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। पहला इंपॉर्टेंस क्या होता है, अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हो तो इसके एक अलग ही फायदे होते हैं, इनमें एफिशिएंसी जो होती है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो कंप्यूटर स्पीड में काम करेगा,
और जो एप्लीकेशन पे वर्क कर, जिस टाइप का आपको रिक्वायरमेंट है, जिस टाइप की आपको वर्क करना है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको एप्लीकेशन मिल गया तो नो डाउट उसकी स्पीड अच्छी खासी होगी। तो कंप्यूटर स्पीड अप बिजनेस ऑपरेशन एंड रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट टास्क। कम टाइम में आपका पूरा काम कर देगी। अगला देखते हैं। फिर उसके और ऊपर जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि सर ये हमारी क्या करती है, एक्यूरेसी, जो एक्यूरेसी होती है वो एक्यूरेसी यानी सही सही चीज़ों को परफॉर्म करेगी, सही कैलकुलेशन करेगी, सही डेटा को आगे प्रोसेस करेगी, और वो भी हाई एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी के साथ। आगे डिसीजन लेने में भी सही होता है, बेटर डिसीजन मेकिंग होती है। कंप्यूटर प्रोवाइड टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन विच हेल्प इन मैनेजमेंट इन बेटर प्लानिंग एंड डिसीजन। अगर बेटर प्लानिंग करनी है और डिसीजन लेनी है तो उसके में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। अगर उसके अलावा और चीज़ देखी जाए तो कॉस्ट रिडक्शन होती है। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब होता है कि इसमें ज़्यादा कॉस्ट इनकर नहीं होगी। ऑटोमेशन ऑफ टास्क रिड्यूस पेपर वर्क, मैन पावर एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी कॉपी पे काम करोगे, पेन पे कॉपी पेन पेज रजिस्टर पे काम करोगे तो पेपर कॉस्ट लगेगी, पेन की कॉस्ट लगेगी, लेकिन सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता। सिस्टम पे आपको कोई कॉस्ट नहीं लगने वाली, सिर्फ यहाँ पे ऑटोमेशन ऑफ टास्क रिड्यूस पेपर वर्क, मैन पावर एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। सोचने की भी सोचेगा इंसान, सब कुछ करेगा, लेकिन कंप्यूटर सोचने नहीं देगा, डायरेक्ट आपको कंक्लूजन देगा। आजकल तो एआई का जमाना है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर को आप टास्क दे दो, अपने आप सब कुछ सॉल्व करके दे देगा। नेक्स्ट आता है फिफ्थ, वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कंप्यूटर और इंटरनेट कंप्यूटर एंड इंटरनेट टूल्स लाइक ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैट एक्सेट्रा, ये सारे के सारे कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाते हैं। इफेक्टिव का मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत इजी और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, मतलब इजी और काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, उसे इफेक्टिव बोलते हैं। तो ये सारे देखते नहीं, अगर आपको कम्युनिकेशन करनी तो आजकल सामने सामने जाने की क्या जरूरत है, ईमेल से कर दो, वीडियो कॉल कर दो, व्हाट्सअप से कर दो, वीडियो कॉन्फ्रेंस से, जूम मीटिंग से कर दो, ये सब चीज़ें काफ़ी सफिशिएंट होती है। आगे देखते हैं डेटा स्टोरेज एंड सिक्योरिटी। एप्लीकेशन के अंदर देखा जाए तो ऑटोमेटिक उसमें डेटा स्टोरेज भी होता है, तो आप उस एप्लीकेशन को रन करके आप उस सिस्टम में ना जाके उस एप्लीकेशन पे डेटा को स्टोर कर सकते हो। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड सेफली एंड रिट्राइव्ड क्विकली एंड प्रॉपर सिक्योरिटी। साथ के साथ इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। हाँ जी, कस्टमर की सर्विस भी इम्प्रूव करता है। हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर की हेल्प करते हैं, उनका डेटा बेस को मेंटेन करने में, ऑर्डर ट्रैक करने में। एप्लीकेशन जैसे देखा है ना, आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट होता है, तो फ्लिपकार्ट में क्या होता है, कम जो कस्टमर होते हैं उनके डेटा फीड होते हैं, प्लस में उनका जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को पूरा रिकॉर्ड किया जाता है, ऑर्डर ट्रैक किया जाता है, वो ऑर्डर कब से कब तक पहुंचा। साथ के साथ क्विक रिस्पॉन्स एंड बेटर सर्विस होती है उसके अंदर, कस्टमर केयर सब कुछ होता है, सब चीज़ें उसमें अवेलेबल होती है। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्या होते हैं, यूज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन गिव बिजनेस अ मॉडर्न इमेज एंड एज ओवर कॉम्पिटिटर। हमारे जो कॉम्पिटिटर है उनके बारे में भी बताता है कि हमें एडवांटेज मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, नेक्स्ट बी पार्ट जो आता है, इसमें क्या कहा गया, ब्रीफली डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ कंप्यूटर एंड मिलिट्री एंड डिफेंस। जो हमारे मिलिट्री होती है, ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों, जो हमारे मिलिट्री होती है, मिलिट्री डिफेंस होती है, तो उसमें कंप्यूटर का क्या यूज़ होता है। तो कंप्यूटर जो वहाँ पे होता है मिलिट्री में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा यूज़ होता है। अगर देखा जाए तो मिलिट्री में ज़्यादातर यूज़ किस लिए करते हैं, पर जो उनकी इंफॉर्मेशंस होती हैं उनकी इंफॉर्मेशंस को सीक्रेट रखने के लिए, साथ के साथ उनके जो वेपन्स होते हैं, जो मिसाइल्स, ये सब उसी से चलाया जाता है, कंप्यूटर से ही ऑपरेट किए जाते हैं, उसी पे कमांड दिए जाते हैं। यहाँ तक कि कोई भी गुड्स आ रहा है वो सारा स्टॉक भी कंप्यूटर पे ही फीड किया जाता है, कितना स्टोर किया गया है, कितना यूज़ हुआ है। डिफेंस में जो जो इक्विपमेंट्स है, जो मिसाइल्स है, जो जो चीज़ें यूज़ की जा रही है, उन सब का रिकॉर्ड किया जाता है कंप्यूटर के जरिए। साथ के साथ वहाँ पे कैमरे होते हैं, कैमरे के जरिए सर्विलांस किया जाता है, सब पे नज़र रखी जाती है। ड्रोन्स होते हैं, वो सारे नज़र रखते हैं, तो वो कहाँ से, सिस्टम से ही ऑपरेट होता है। चलिए आप समझते हैं। कंप्यूटर प्ले अ वाइटल रोल्स इन मिलिट्री एंड डिफेंस ऑपरेशन। दे हेल्प इन प्लानिंग
दे हेल्प इन प्लानिंग, ऑपरेशन, कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। तो इन सब चीज़ों में ये हेल्प करती है। सबसे पहला स्ट्रेटेजिक मान प्लानिंग होती है, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या करती है, कंप्यूटर इज आर यूज फॉर वॉर मॉडलिंग एंड स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। जो भी ये सारी चीज़ें मॉडलिंग को लेके, वॉर को लेके, अगर हम कोई भी बात प्लानिंग करके चल रहे हैं, ठीक है, आगे की प्लानिंग, आगे की, हाँ भाई हमारे सामने वाली कंट्री जो है, बगल में कंट्री जो है, वो किस चीज़ को लेके प्लान कर रही है, तो उसके लिए हम, अगर हमें लगता है कि हाँ भाई कोई प्लानिंग कर रही है, तो उनकी सेफ्टी के लिए हम कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। या तो उससे वॉर होने वाला, तो उसको लेके प्लानिंग कर रहे होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग जो की जाती है वो कंप्यूटर के जरिए की जाती है। डिफेंस कम्युनिकेशन, डिफेंस कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, दे एनेबल सिक्योर एंड फास्ट कम्युनिकेशन थ्रू नेटवर्क, सैटेलाइट एंड इंक्रिप्टेड सिस्टम्स। तो इनके जरिए डिफेंस कम्युनिकेट करता है। देखा होगा जो एक माइक होता है, उसके जरिए हेलो 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 वो सब करते हैं, ये सब तो सारा कंप्यूटर पे, कंप्यूटर के जरिए ही वो लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं। सर्विलांस एंड सर्विलांस एंड रेकोनाइजेशंस, इसका मतलब क्या होता है, कंप्यूटर कंट्रोल ड्रोन, सैटेलाइट, रेडर्स एंड सर्विस टू कलेक्ट एंड एनालाइज एनिमी मूवमेंट एंड एक्टिविटी। कोई एनिमी आसपास से जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, अगर कहीं कैंप के आगे रखे होंगे, तो डिफेंस मिलिट्री के कैंप होते हैं, तो वो उसको ड्रोन के जरिए, सैटेलाइट के जरिए उन पर नजर रखती है, और ये सारे कंप्यूटर से ऑपरेट किए जाते हैं। वेपन कंट्रोल सिस्टम, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स आर कंट्रोल एंड गाइडेड बाय कंप्यूटर सिस्टम। जितने भी ये सारे इक्विपमेंट्स है, ये सारी चीज़ें कहाँ यूज़ होती है, ये वेपन्स के तौर पे यूज़ की जाती है, ठीक है। तो इन पे भी सब पे जो, ये सब पे कंट्रोल जो किया जाता है और इनको गाइड किया जाता है, वो कंप्यूटर के जरिए ही किया जाता है, बिना कंप्यूटर के नहीं हो सकते हैं। Training and training and simulations. Pilots, soldiers, and officers are trained using computer-based simulations and virtual reality. तो इसके जरिए की जाती है। लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, कंप्यूटर हेल्प इन इन्वेंट्री कंट्रोल, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सब बता चुका हूँ। गुड्स का एक ही रिकॉर्ड रखती है, जितना कितने गुड्स आए, कितने गए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन समझते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, और साथ के साथ देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, ब्रीफ समझते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आपको सबको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। ये अच्छी बात है, एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है, ठीक है। 2 पॉइंट से एक वाइड एरिया नेटवर्क है, जिसे WAN कहते हैं, वैन कहते हैं। आपको पता होगा वैन क्या होता है, वैन क्या होता है, वैन का मतलब होता है कि एक ऐसा नेटवर्क जो कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ कनेक्ट करता है। बहुत लार्ज एरिया पे आप बैठे हो, आपको किसी दूसरे पर्सन के साथ कनेक्ट करेगा, दूसरी कंट्री में बैठा हुआ है, तो इसी को वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। लाइक दैट इंटरनेट, आपने देखा होगा इंटरनेट, या तो मान लो आप बैंक में देखते हो, बैंक में कुछ काम हो रहे होते हैं, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों में काम हो रहे हैं, तो उनका वहां से एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जो डेटा जा रही होती है, ट्रांसफर हो रही होती है, ये सब किसके जरिए होती है, ये सारी के सारी वाइड एरिया नेटवर्क के जरिए हो रही होती है। तो समझते हैं वाइड एरिया नेटवर्क होता क्या है। तो वाइड एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट covers a large geographical area such as a city, country, or even the whole world. It connects two or more local area networks using public or private communication link, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वैन इन द वर्ल्ड। इंटरनेट बहुत ही लार्जेस्ट वैन है। इट कनेक्ट्स मिलियन ऑफ कंप्यूटर एंड नेटवर्क्स इन डिफरेंट कंट्रीज। अनदर एग्जांपल इज बैंक। A bank has its branches in many cities and all branches are connected to the head office through a WAN so that they can share data. आई बात समझ में। तो इंटरनेट होते हैं और बैंक होती है, आपस में अपना अपना डेटा शेयर कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, ये रहा हेड ऑफिस और ये रहा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इस वाइड एरिया नेटवर्क से एक ब्रांच दूसरी ब्रांच, एक ब्रांच इस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा जाए, फिर दूसरी ब्रांच यहाँ तक, फिर तीसरी ब्रांच यहाँ तक, और ये सीधा पहुंचाता है इन्फॉर्मेशन कहाँ तक, हेड ऑफिस तक। तो ये बीच में ये इंटरमीडिएट बना हुआ है, तीनों की इन्फॉर्मेशन उठा के कहाँ पहुंचा रहा है, हेड ऑफिस में। चलिए अब आगे चलते हैं, फीचर्स क्या क्या हैं इसके समझते हैं।
तो इसके फीचर्स जो हैं वो हैं आपके, पहला फीचर समझते हैं। फीचर्स फोन्स कवर अ लार्ज एरिया, एक लार्ज एरिया को कवर करती है। यूज लीज टेलीफोन लाइन, सैटेलाइट लिंक्स, ये सब यूज़ किए जाते हैं इसके लिए। इट्स स्लो एंड मोर एक्सपेंसिव देन लैंड, बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सा स्लो रहता ही है, क्योंकि आप देखते हैं ना बैंक में जब काम करवाते हो तो कई बार बैंक का सर्वर डाउन चला जाता है, कई बार इंटरनेट आपका देखो इंटरनेट पे काम कर रहे हो वो स्लो हो जाएगा। तो ये सब किस वजह से होते हैं, ये सब लार्ज एरिया की वजह से होते हैं। किसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्लो है, लैन के, इतना भी स्लो नहीं है। इट अलाउज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज बिटवीन डिस्टेंट लोकेशन, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। एग्जाम्पल इंटरनेट, बैंक नेटवर्क, रेलवे, रिजर्वेशन सिस्टम। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे समझते हैं सेविंग पीपीटी फाइल्स इन क्लाउड। अगर हम पीपीटी फाइल को क्लाउड में सेव करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है ये, इसके बारे में समझेंगे हम पूरा अच्छे से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सेविंग पीपीटी, पीपीटी तो जानते हो ना आप, जो हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ठीक है, पावर पॉइंट पे जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज अलाउज अस टू सेव पावर पॉइंट। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, क्लाउड स्टोरेज, अगर सेविंग पीपीटी फाइल्स इन क्लाउड, अगर आप क्लाउड पे सेव करते हो तो इसका क्या बेनिफिट है। क्लाउड की एक बेनिफिट्स होती है कि आप अगर कहीं डेटा लॉस भी हो गई है तो आप इंटरनेट पे जैसे जिस क्लाउड पे आपने सेव किया है तो उसका ईमेल आईडी डालोगे तो उसका एक्सेस मिल जाता है। तो ये फायदा रहते हैं कि वो वहां पे सेव रहती है इंटरनेट के जरिए, और आप चाहो तो उसमें जो भी चाहे तो उसमें वो कर सकता है, क्या नाम है, एक्सेस करके उसमें एडिट मॉडिफिकेशन कर सकता है बैठे बैठे कहीं भी। आपको दूसरे तक डेटा पहुंचाने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो यही क्लाउड होता है, तो यही बोला गया, क्लाउड स्टोरेज अलाउज अस टू सेव PowerPoint files on the internet instead of saving them only on your computer or pen drive. These file can be accessed from any devices anywhere at any time. ये कहना यही चाह रहा है, आप इंटरनेट पे इसको सेव कर सकते हो एक्सेप्ट दी कंप्यूटर और पेन ड्राइव के अलावा। आप कंप्यूटर पेन ड्राइव पे सेव करने से अच्छा है कि इंटरनेट पे सेव करो। इस फाइल को कोई भी एक्सेस कर सकता है कहीं बैठे बैठे, कहीं भी, किसी भी टाइम। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। वी कैन सेव अ पीपीटी फाइल इन गूगल ड्राइव। लेट सपोज आपने गूगल ड्राइव पे इसको सेव किया, वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स का ऑप्शन आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ सेव अ फाइल इन गूगल ड्राइव वी कैन ओपन द सेम फाइल ऑन अनदर कंप्यूटर और एनी मोबाइल फोन बाय लॉगिंग इन टू योर गूगल अकाउंट। अगर आप जैसे गूगल अकाउंट डालोगे ना, जो मेल से बनाया हुआ है, वो डालते ही वो ड्राइव खुल जाएगी और उस ड्राइव में जो सेव पीपीटी है वो आ जाएगा। आप करके देखना कभी। ये एग्जाम्पल है एक। क्लाउड स्टोरेज जो होते हैं गूगल ड्राइव के नाम से होते हैं, वन ड्राइव के नाम से होता है, ड्रॉप बॉक्स के नाम से होते हैं। इन सभी में कहीं भी सेव कर दो और इसको डालते ही आपको सब कुछ डेटा मिल जाएगा। एडवांटेज क्या है सर, फाइल्स आर सेव एंड सिक्योर। फाइल सेव रहती है, सिक्योर रहती है, एक्सेस कर सकते हो कहीं भी बैठे बैठे और कहीं भी शेयर कर सकते हो किसी को भी। सेव स्टोरेज स्पेस ऑन योर डिवाइस, डिवाइस का स्पेस नहीं खाएगा, ये कहीं और का स्पेस लेके जाएगा, ठीक है। जो क्लाउड है उसका स्पेस लेगा। ऑटोमेटिक बैकअप एंड वर्जन हिस्ट्री, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं। अब इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। चलिए, डेटा मॉडल्स क्या होता है। अरे डेटा मॉडल्स कुछ नहीं है, आप लोगों ने डेटाबेस के बारे में समझा होगा। डेटाबेस वो होता है जहाँ पे बहुत सारी डेटा होती है, बहुत से एक पर्टिकुलर फैक्ट के आप डेटा एक कलेक्ट कर रहे हो, वो डेटाबेस होता है। सेम डेटाबेस को बनाने में जो हेल्प करता है वो डेटा मॉडल्स होता है। कैसे डेटा को यूज़ करना है, कैसे एक्सेस करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, किस सिस्टमेटिक तरीके से करना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है ये आपकी क्या कहलाती है, डेटा मॉडल कहलाती है। चलिए जानते हैं। तो डेटा मॉडल क्या है। अ डेटा मॉडल इज अ कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कलेक्ट करता है जिसके जरिए हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, कैसे हम डेटाबेस को स्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है। ये वो कॉन्सेप्ट को कलेक्ट करेगा जिस कॉन्सेप्ट के जरिए हम डेटाबेस को का स्ट्रक्चर देने वाले हैं। स्ट्रक्चर जो होता है वो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया जाता है। आगे दी रिलेशनशिप बिटवीन डेटा एंड डेटा
सेमेंटिक्स एंड कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट्स इज कॉल्ड डेटा मॉडल, ये सारी चीज़ें आती है। अब डेटा मॉडल की क्या क्या पर्पस होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। डेटा मॉडल का पर्पस क्या होता है? पहला होता है सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करना, दूसरा होता है कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे, कैसे मैनिपुलेट करेंगे और कैसे नक्शा तैयार करेंगे, तीसरा होता है नक्शा कैसे, ब्लूप्रिंट यानी नक्शा कैसे, मैप कैसे तैयार करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इस डेटा मॉडल के थ्री इंपॉर्टेंट डेटा मॉडल्स होते हैं, तीन तरह के डेटा मॉडल्स होते हैं। अब तीन तरह के डेटा मॉडल्स जो होते हैं वो तीनों को हम वन बाय वन समझते हैं। पहला वाला जो डेटा मॉडल होता है वो होता है हिराकी डेटा मॉडल। हिराकल डेटा मॉडल जो होता है ये बहुत अजीब सा डेटा मॉडल होता है। ये कहता है ना कि जैसे आपने सुना हुआ एक पेरेंट्स हो गए और उसके बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे में हर एक बच्चे के पेरेंट्स एक ही होगा, यानी एक ट्री टाइप का होता है। ये एक ट्री की तरह स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक पेड़ होता है तो पेड़ की बहुत सारी शाखाएं होती है, ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेस होती है। सेम ऐसी एक कंपनी है और उस कंपनी के मान लो कंपनी के अंदर तीन डिपार्टमेंट है और हर एक डिपार्टमेंट दो तरह के एम्प्लॉई है, मेल फीमेल, ठीक है, या तीन चार एम्प्लॉई ऐसे हैं, मेल फीमेल एम्प्लॉय, दो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी में, ये तो ऐसी बात कर रहा है। यानी जड़ से सब कुछ निकल रहा है, एक जड़ है और एक जड़ के बहुत सारी शाखाएं हैं, ठीक है। तो ऐसे कह रहा है डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन ट्री लाइक अ स्ट्रक्चर, ठीक है, एक ट्री की तरह होता है। इट हैज अ सिंगल रूट एट द टॉप, यहाँ पे रूट जो होता है नीचे की नहीं बल्कि ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो ऊपर से सारी इंफॉर्मेशन नीचे फैलती जाती है। ए चाइल्ड हैज अ वन पेरेंट्स, वही वाली बात होगी। वन टू मैनी रिलेशनशिप आर सपोर्टेड, एक से ज्यादा रिलेशनशिप बन जाते हैं। डेटा इज एक्सेस्ड यूजिंग अ पाथ फ्रॉम द रूट टू अ पर्टिकुलर नोड। आगे चलते हैं, हम लोग समझते हैं। आगे हमारा आता है नेटवर्क डेटा मॉडल। भाई साहब ये तो उल्टा है, पूरा पूरा उल्टा है, उसका अपोजिट कर दो। ऊपर से जाने की जगह ये कहता है एक एक पेरेंट्स के बहुत सारे बच्चे होते हैं, नहीं, यहाँ पे एक पेरेंट्स के बहुत सारे बच्चे होंगे और बहुत सारे बच्चों के भी बहुत सारे पेरेंट्स होंगे, यानी पेरेंट्स के बच्चे भी होते हैं, बच्चों के बहुत सारे पेरेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी, बहुत सारे बच्चे भी। मतलब क्या है? मतलब ये है, ये कहना चाहता है इसने एक नेटवर्क बना रखा है, ट्रैप कर रखा है, ग्राफ बना रखा है, एक ग्राफ है जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन कहीं से भी उठा सकते हो, तो उसे हम नेटवर्क डेटा मॉडल कहते हैं। डेटा इज ऑर्गेनाइज एज अ ग्राफ, नेटवर्क की फॉर्म में होता है, ठीक है। अ रिकॉर्ड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट, एक से ज्यादा पेरेंट्स होते हैं। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आर सपोर्टेड, बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं। मोर फ्लेक्सिबल एंड कॉम्प्लेक्स देन हिराकी मॉडल, हिराकी मॉडल से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि वहाँ तो एक ही जरिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। डेटा एसेस इज मोर एफिशिएंट, बहुत आसान होता है डेटा को वो एक्सेस करना। आगे हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रिलेशनशिप डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल जो होता है, रिलेशनल डेटा मॉडल बहुत ही अच्छा डेटा मॉडल होता है जो कि रो और कॉलम की फॉर्म में होता है। जैसे ही कॉलम इंडिकेट करता मेन फिगर को और रॉ जो इंडिकेट करता है वो डेटा को रिकॉर्ड्स करता है, मतलब जो उन नंबर जो आइटम्स होते हैं उन आइटम के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें दी गई है, जो जो इन्फॉर्मेशन दी होती है वो कॉलम में रॉ में ली जाती है, कॉलम में मेन हेडिंग ली जाती है। तो डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स रिलेशंस। इस टेबल कंसिस्ट ऑफ रॉ टेबल्स एंड कॉलम्स। तो कॉलम्स क्या बताते हैं? एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स का मतलब जानकारी, मेन चीज। कॉलम मेन चीज दिखाता है और रो जो है वो रिकॉर्ड्स दिखाता है। तो ये रहा एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी, सैलरी, ये सारी चीजें हैं। इच रो इज यूनिक आइडेंटिफाइड बाय अ प्राइमरी की, ठीक है, अलग अलग चीजें दी गई होगी। रिलेशनशिप आर एस्टैब्लिश्ड यूजिंग की और इजी टू अंडरस्टैंड, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन। बहुत ही आसान होता है ये समझना और वो करना, यही होता है असली डेटा की वो। चलिए इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब फोर्थ क्वेश्चन इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम, डिस्कस एनी टू प्रोग्राम। देखो बेटा, अगर यूटिलिटी प्रोग्राम्स की बात की जाए ना तो नो डाउट ये क्या होता है, ये वो प्रोग्राम्स होता है, यानी ये एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना जो सिस्टम की स्पीड को बढ़ाएगा, सिस्टम को मेंटेन करेगा, सिस्टम में जो काम करना उसमें एफिशिएंसी देगा, ठीक है, चीजों को मैनेज करता है। ये सारा काम जो होता है ये यूटिलिटी प्रोग्राम का होता है, ठीक है। इसका कोई काम नहीं होता, ये कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाता, ना तो कोई वर्क करता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करता है, वो है
चीज़ों में कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाना, कंप्यूटर को मेंटेन रखना, कंप्यूटर की एक होता है रिपेयर का काम करता है। जैसे हम किसी चीज़ की सर्विस करते हैं तो सर्विस करने के बाद वो चीज़ क्या होती है, बहुत अच्छे से काम करने लग जाती है। सेम यूटिलिटी प्रोग्राम भी वही होता है, कंप्यूटर के लिए वो भी सर्विस का काम करती है। चलिए समझते हैं क्या होता है यूटिलिटी प्रोग्राम। Utility program a system software designed to maintain, manage and optimize the performance of a computer system। कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस की बात कर रहा है। ये परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, बहुत ज़्यादा जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मेंटेन करना, मैनेज करने का जो काम है वो यूटिलिटी प्रोग्राम का होता है। इसका कोई ऐसा काम नहीं है डॉक्यूमेंट्स बनाना, प्रोडक्टिव वर्क करना डायरेक्टली, बट हेल्प द कंप्यूटर टू वर्क एफिशिएंटली एंड स्मूथली। कंप्यूटर एफिशिएंट चले, स्मूथली चले, ये काम होता है बस इसका। आगे देखते हैं, कीप द सिस्टम रनिंग इफिशिएंटली। ठीक है, इफिशिएंट कंप्यूटर चलता है, मेंटेन रखता है, मैनेजमेंट रखता है उसके रिसोर्सेज को, इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को, प्रोटेक्ट करता है डेटा और इनहेंस करता है सिक्योरिटीज को, रिमूव करता है एरर्स को, जो गलतियां होती हैं उनको हटाता है, सेव करता है टाइम और रिड्यूस करता है मैनुअल एफर्ट्स को। ये सारे काम किसके होते हैं, एक यूटिलिटी प्रोग्राम के होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे और समझते हैं। फिर हम समझते हैं कि सर दो तरह के यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं, एक होता है डिस्क क्लीनिंग और एक होता है डिस्क डिफ्रैगमेंटर। ठीक है, डिस्क क्लीनिंग का काम क्या होता है, जो स्पेस होता है ना डिस्क में, देखो डिस्क क्लीनिंग का मेन काम क्या होता है, ये सिस्टम में स्पीड देता है। स्पीड सिस्टम में जो चीज़ें होती है ना, फालतू की चीज़ें होती हैं उनको हटाने का काम करता है। जैसे कि मान लो आपने कोई टेम्पररी फाइल डाल रखी, कोई कैचे है, कैचे मतलब जब ज़्यादा सर्च करते हो तो कैचे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन कैचे को, हिस्ट्री को, और डिस्क में फालतू की चीज़ें हैं उन चीज़ों को हटाने का जो काम करता है, क्लीन करने का काम करता है, वो डिस्क क्लीन अप करता है। तो देखिए, डिस्क क्लीनअप इज अ यूटिलिटी प्रोग्राम यूज टू फ्री अप डिस्क स्पेस बाय रिमूविंग अननेसेसरी फाइल्स फ्रॉम द सिस्टम। जो फालतू की फाइलें हैं उनको हटाने का काम करता है। क्या क्या फीचर्स है, फीचर्स ये है, रिमूव करता है टेम्पररी फाइल को, कैचे, ओल्ड लॉग्स को, रिसाइकल बिन फाइल्स को, इन सबको हटाने का काम करता है। डिस्क में फ्री स्पेस बनाता है, इम्प्रूव करता है सिस्टम परफॉर्मेंस को और सेव करता है आगे वो अच्छे से चल सके। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, फ्रीज वैल्यूएबल डिस्क स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके फ़ोन में जब जंक फाइल इकट्ठा हो जाती है तो भी आप डिस्क क्लीनअप का यूज़ करके उन फाइलों को हटाते हो, तो डिस्क क्लीनअप बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे सिस्टम के लिए होता है, कीप द सिस्टम क्लीन एंड ऑर्गेनाइज, हेल्प द सिस्टम टू रन फास्टर और प्रिवेंट स्टोरेज रिलेटेड प्रॉब्लम। आप स्टोरेज भी कर सकते हो, जो स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है वो भी यही काम करती है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये इन फाइलों से स्टोरेज भरता है तो उस स्टोर को खाली करने का भी काम यही करती है। आगे चलते हैं, हम लोग समझते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है डिस्क डिफ्रैगमेंटर। इसके बारे में समझते हैं ये क्या होता है। ये जो होता है अगर इसकी बात करें तो ये सिस्टम में ये जो काम करता है, ये क्या करता है, जो फालतू का हार्ड डिस्क में स्पेस होता है ना, जो स्पेस को कवर कर स्टोर करके बैठा होता है, फालतू की स्पेस लेता है, उन स्पेस को क्लीन करने का काम करता है ये। चलिए, इसका इतना ज़्यादा फ़ोन में यूज़ नहीं होता। डिस्क डिफ्रैगमेंटर इज़ अ यूटिलिटी प्रोग्राम यूज टू रीअरेंज फ्रेगमेंटेड डेटा ऑन द हार्ड डिस्क सो दैट फाइल आर स्टोर इन कंटिन्यूअस लोकेशन। ठीक है, डिफ्रैगमेंट हार्ड डिस्क टू इम्प्रूव इफिशिएंसी, हार्ड डिस्क की स्पीड बढ़ाएगा, हार्ड डिस्क पे काम करता है, हार्ड डिस्क के स्टोरेज को क्लीन करने का काम करता है, उसके स्टोरेज को मैनेज करने का काम करता है, रिड्यूस फाइल एक्सेस टाइम, ऑर्गेनाइज डेटा फॉर फास्टर परफॉर्मेंस, वर्क्स इन बैकग्राउंड विदाउट डेटा लॉस, बिना डेटा लॉस के ही ये वर्क्स कर रहा होता है बैकग्राउंड पे, इंक्रीज डिस्क परफॉर्मेंस, स्पीड अप द सिस्टम। इंपॉर्टेंस क्या होती है, एक्सटेंड द लाइफ ऑफ हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क की लाइफ भी बढ़ाता है, इंप्रूव ओवरऑल सिस्टम स्टेबिलिटी, सिस्टम के अंदर जो स्टेबिलिटी का काम होता है वो सारा का सारा यही करता है। ठीक है, इसी के साथ आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग करेंगे 6th क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, 3rd क्वेश्चन के बाद हमारा 4th क्वेश्चन आता है। अगर 4th क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एमएस ऑफ वर्ड में हमारा इंडेंटिंग और
इक्वेशंस का क्या काम होता है, इक्वेशन एडिटर का? देखो, इंडेंट का मतलब क्या होता है कि आप सिस्टम में देखते हो ना, पैराग्राफ लाइंस जो होती है, पैराग्राफ आप टाइप करते हो तो कई बार वो लेफ्ट से राइट को ज़्यादा स्पेस कॉर्नर में चली जाती है, कहीं से कुछ हो जाती है, तो हम ना मार्जिन को सेट करते हैं। मार्जिन में जब लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये सब जो सेट करते हैं इसे इंडेंटिंग कहते हैं। यानी लेफ्ट से हम कितना स्पेस छोड़ेंगे, राइट से कितना स्पेस छोड़ेंगे, वर्ड को उतने स्पेस में लिख लेते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए काम करते हैं, इससे इंडेंटिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं। इंडेंटिंग भी चार तरह के होते हैं, मेनली चार ही होते हैं। चलिए, लेफ्ट राइट और फर्स्ट लाइन और हैगिंग इंडेंटिंग, चलिए समझते हैं। पहला कह रहा है इंडेंटिंग रेफर टू द मूवमेंट ऑफ ए लाइन। जाहिर सी बात है, लाइन का मूवमेंट देखते हैं, लाइन यहाँ से खिसका के तुमने यहाँ कर रखी है, यहाँ से यहाँ। तो लेफ्ट का मतलब क्या होता है, इंडेंटिंग क्या होता है, और पैराग्राफ अवे फ्रॉम लेफ्ट और राइट मार्जिन। लेफ्ट और राइट में हम कितना मार्जिन छोड़ रहे हैं उसको स्पेस देके जो वर्ड्स लिख रहे होते हैं वो सारा कहलाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड ऑप्शन लाइक लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट एंड हैगिंग इंडेंट। तो ये सारे ऑप्शन देता है हमें एमएस वर्ड। लेफ्ट इंडेंटिंग का मतलब लेफ्ट से स्पेस छोड़ना, लेफ्ट से स्पेस छोड़िए कितना आगे आप लिख रहे हो, कितना स्पेस डाल रहे हो। राइट के लिए राइट से देख रहे हो। फर्स्ट लाइन का मतलब फर्स्ट लाइन के लिए सिर्फ देख रहे हो, और हैंगिंग इंडेंट का मतलब होता है फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी सारी लाइनों के लिए देख रहे हो। एडवांटेज क्या क्या होते हैं इसके, समझते हैं। एडवांटेज जो होते हैं इसके वो हम समझते हैं, देखते हैं। तो इसके एडवांटेज क्या होता है, सबसे पहला तो एडवांटेज ये होता है भाई कि आप जब इंडेंटिंग करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी रीडेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, हम उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, पैराग्राफ हमारा लाइन से बाहर चला जाता है, पेज से बाहर चला जाता है, तो हम कुछ चीज़ें नहीं देख पाते हैं। ये हमें मार्जिन सेट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और पैराग्राफ के अंदर रहता है, प्रिंट करते वक्त भी कई बार कट जाता है, तो हमें इतना स्पेस लेके चलना होता है ताकि हम उसको अच्छे से पढ़ सके। तो इम्प्रूव रीडेबिलिटी, प्रॉपर इंडेंटेशंस मेक्स द टेक्स्ट नीट, ऑर्गेनाइज एंड इजी टू रीड। आराम से पढ़ सकते हैं, क्लीन होता है, साफ दिखाई देता है। इनहेंस प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में कि थोड़ा सा वो क्वालिटी बढ़ाता है, इनहेंस करता है उसे, ठीक है, अट्रैक्टिव बनाता है, अट्रैक्टिव लुक देता है। सो स्ट्रक्चर, इंडेंटेशंस हेल्प इन क्लियरली शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ, लिस्ट एंड सेक्शन। सेक्शन और लिस्ट के लिए भी अच्छे से स्पेस बनाता है। हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके साथ साथ इट इज़ यूजफुल इन वेजिंग क्वेटेशन, हेडिंग एंड की ऑप्शन। अगर हम किसी चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं तो उसको सेम स्पेस पे नहीं करते, हम थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, ठीक है, कम ज़्यादा, तो वो हमारा होता है, ठीक है, उस वो भी इंडेंटिंग में आता है। बेटर ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट इन लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट मैनर। सपोर्ट डिफरेंट फॉर्मेट्स, यूज इन क्रिएटिंग वो वेरियस डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट्स, स्लाइड, रिपोर्ट, असाइनमेंट, लेटर्स, इन सब के लिए अलग अलग इंडेंट का यूज़ किया जाता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। इजी टू अंडरस्टैंड लिस्ट, हैंगिंग इंडेंट इज हेल्पफुल इन बुलेट पॉइंट्स एंड नंबर लिस्ट फॉर बेटर अलाइनमेंट। बुलेट, और आप उसके लिए देखते हो ना, जो अलग अलग अलाइनमेंट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनके लिए स्पेस अलग ही लेके चल रहे होते हैं, उसके लिए अलग इंडेंट यूज़ कर रहे होते हैं। सेव टाइम, साथ के साथ हमारा टाइम सेव करता है, अगर हम सब में अप्लाई कर देते हैं तो हमें स्पेस बार दबाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इंक्रीज प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल लगता है थोड़ा। इम्प्रूव प्रिंटिंग लेआउट, प्रिंटिंग में भी हेल्प करता है। चलिए, इतना कवर हो गया। अब हम लोग समझते हैं किसको, इक्वेशन एडिटर को। इक्वेशन एडिटर कुछ नहीं है बेटा, इक्वेशन एडिटर का मतलब ये होता है कि माइक्रोसॉफ्ट में एक ऐसा फंक्शन जो मैथमेटिकल फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है, एक फीचर्स होता है माइक्रोसॉफ्ट में। तो देखो, इक्वेशन एडिटर जिसमें सारे मैथमेटिक फॉर्मूले आते हैं, सिंबल्स आते हैं, ठीक है, जिसका ज़्यादातर मैथमेटिक्स में यूज़ किया जाता है, रिसर्च में किया जाता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पे यूज़ किया जाता है। इक्वेशन एडिटर इज अ फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दैट अलाउड यूजर टू क्रिएट, इंसर्ट मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड सिंबल्स इनटू डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के अंदर गए हम सिंबल डालना है, मैथमेटिकल इक्वेशंस डालनी है, तो उसके लिए एक अलग से एडिटर बनाया गया है, इक्वेशन एडिटर, ठीक है। तो कहाँ पे यूज़ होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूले में यूज़ होता है, साइंटिफिक इक्वेशन में यूज़ होता है, सिंबल एंड नोटेशन में यूज़ होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज़ होता है। तो इन सब जगहों पे इनका यूज़ किया जाता है।
आगे देखो एडवांटेज ऑफ इक्वेशन एडिटर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एडवांटेज देखा जाए तो ये क्या होता है, पहला तो होता है इजी क्रिएशन ऑफ इक्वेशंस, अलाउ क्विक एंड इजी क्रिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स इक्वेशन। अगर खुद से टाइप करोगे तो सही नहीं होगा, लेकिन वहां से लोगे तो जल्दी इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्यूरेसी, यहाँ पे एक्यूरेसी होगा, एक्यूरेट रहेगा, ये गलती होने के चांसेस कम होते हैं। प्रोफेशनल लुक आएगा, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ सिंबल्स होगा, अच्छे रेंज के सिंबल्स मिल जाएंगे तुम्हें, जो कीबोर्ड में नहीं होते वो वहाँ पे मिल जाते हैं। आपका टाइम भी सेव करेगा, कहीं से डाउनलोड करने से अच्छा वहीं से ले लोगे। कंसिस्टेंसी देगा, आसानी से आप एडिट कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो टेक्स्ट के साथ, सपोर्ट करता है कॉम्प्लेक्स नोटेशंस में, और इनहेंस करता है अंडरस्टैंडिंग में, समझने में काफ़ी मदद करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो होते हैं वो इक्वेशन एडिटर के अंदर आती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। इन फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो अर्निंग एडवर्टीजमेंट होती है, ए पार्ट है, दो पार्ट में इस क्वेश्चन का आंसर है। ए पार्ट कह रहा है अर्निंग एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू फ्रॉम यूट्यूब इज अ चैलेंज। आप सभी जानते हैं आज के टाइम में छोटे से बड़े लोग ना सभी के सभी यूट्यूब पे शिफ्ट हो गए हैं। एक काम तो वो अपना कर ही रहे हैं, साथ के साथ पार्ट टाइम में वो यूट्यूब से अपना वीडियो बना के अपलोड करते रहते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, कोई भी हो। इवन यहाँ तक कि कई लोग तो रील भी बनाते हैं, रील बनाते हैं अपने शौक के लिए, ठीक है। तो एक यूट्यूब एक जरिया हो चुका बिजनेस से मतलब अपने बिजनेस को प्रमोट करने का, प्रमोशन करने का, साथ के साथ इनकम जनरेट करने का। लेकिन बात ये आती है, अगर आप इनकम जनरेट करना चाहते हो यूट्यूब से तो कैसे करोगे, कैसे होगा। अर्निंग एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू फ्रॉम यूट्यूब इज अ चैलेंज, ये एक चैलेंज बना हुआ है। सबसे पहली बात, यस अर्निंग एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू फ्रॉम यूट्यूब इज अ चैलेंज, अल्थोग YouTube provides an opportunity to earn money. Many factors make it difficult for creator to generate a good and consistent income. ये कहीं ना कहीं काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट तो हो चुका है YouTube से पैसा कमाना। ऐसा नहीं है कि आप आज वीडियो डाले हो और लोगों ने देख लिया तो देखने के बाद आपको अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, नहीं। यहाँ पे YouTube ने एक कंडीशन लगा रखी है, जिस कंडीशन को हम समझते हैं। जो चैलेंजेस हैं वो किस वजह से आते हैं, जैसे कि उसने क्या रखा है, आपको इतने व्यू होने चाहिए, इतने आवर्स होने चाहिए और इतने सब्सक्राइबर होने, तब आप एलिजिबल होगे, उसके बाद से पैसा आना स्टार्ट होता है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं किसके बारे में, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं अदर चैलेंजेस जो है। देखिए पहले रीजन चैलेंजेस समझते हैं। हाई कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आप अगर कोई वीडियो डाल रहे हो ना तो उसको जब सर्च करोगे तो पता नहीं कितनी वीडियो आ जाएगी। अब सामने वाला यूज़र जो है, वो जो सामने वाला यूज़र होगा या जिसको रिक्वायरमेंट है वो कौन सी वीडियो देखेगा वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो इसके लिए आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपका थंबनेल अच्छा होना चाहिए और आपने टैग बहुत अच्छे बनाए हो, तब जाके आपकी वीडियो कोई देखेगा। तो देखते हैं, मिलियंस ऑफ क्रिएटर्स आर कॉम्पिटिंग फॉर व्यू। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो आज के टाइम में क्या है, 1000 कम से कम सब्सक्राइबर होने चाहिए। लेकिन अब थोड़ा चेंज हो गया है, जो 2026 की पॉलिसी है उसमें 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं और 3000 वॉच आवर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4000 वॉच आवर्स है, ये पुराने डेटा के हिसाब से। कंटेंट क्वालिटी रेगुलर होनी चाहिए। अगर आप कोई वीडियो डालो तो रेगुलर डालो, हाई क्वालिटी की डालो और थोड़ा यूनिक कंटेंट हो ऐसा डालो, तो जल्दी वायरल होगे, जल्दी आप अर्निंग करने लग जाओगे। एल्गोरिथम चेंज, यूट्यूब्स एल्गोरिथम चेंज कैन अफेक्ट व्यू एंड रीच। कॉपीराइट इशू, आपको कॉपीराइट का भी देखना पड़ेगा। कॉपीराइट भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आपको ये देखना पड़ेगा जो आप वीडियो बना रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं आपने डेटा उठा के कॉपी कर दी या कहीं से कॉपी करके वीडियो की और उसको अपलोड कर रहे हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और चैलेंजेस भी आते हैं, अदर चैलेंजेस जिसे कहा जाता है। एड रेवेन्यू डिपेंड्स ऑन फैक्टर लाइक लोकेशन, ऑडियंस टाइप, एड रेट एंड सीजन। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी जो यूट्यूब की अर्निंग है ना वो डिपेंड करते लोकेशन पे। आप अमेरिका में हो तो अमेरिका में ज़्यादा मिलेगा, अमेरिका वाले लोग देखते हैं तो उसका चार्जेस अलग होता है, ऑस्ट्रेलिया का अलग होता है, इंडिया का अलग होता है, वो तो प्लेस टू प्लेस वैरी करता है, ठीक है।
फिर आता है नॉट ऑल व्यूज आर मोनेटाइज, सभी के सभी व्यू मोनेटाइज नहीं होते, पहली बात ये समझ लेना, क्योंकि इसके लिए कंडीशन पूरी होनी चाहिए। लो सीपीएम कॉस्ट पर मेल इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में बहुत कम कॉस्ट मिलती है, ज़्यादा नहीं मिलती है। इट टेक्स टाइम्स एंड कंसिस्टेंट एफर्ट टू बिल्ड अ लोयल ऑडियंस, अगर आपको लोयल ऑडियंस लेने तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रह ही रहा है, इसी का ही पार्ट है, ठीक है, हम लोग इसको भी कवर करते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस का मतलब होता है, अगर आपने यूट्यूब खोल लिया, ठीक है, यूट्यूब में अब कुछ ऑथेंटिकेशन भी मांगे जाता कि उसको वेरीफाई करना होता है। कैसे वेरीफाई करते हैं? यस, दी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस इज मोर रिलायबल। टू फैक्टर का मतलब होता है एक ऑथेंटिकेशन नहीं जो होगा, जैसे कि होता था ना पहले के टाइम में, हाँ भाई चलो ऐसा है, ओटीपी आ गया तो वो वेरीफाई हो गया, नहीं। आपको यहाँ वेरीफाई करने के लिए देखिए यहाँ पे पिक्चर बना रखी है मैंने बहुत अच्छी सी। लैपटॉप पे ओटीपी आएगा वो देखना है, फ़ोन पे लैपटॉप पे सॉरी पासवर्ड आएगा, पासवर्ड पहले एंटर करना, फिर ओटीपी आएगा और तब जाके वो एसेस होगा। तो ये अच्छा है, टू टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसी को कहते हैं। तो टू स्टेप्स क्या होते हैं चलिए जानते हैं इसके बारे में। जो टू स्टेप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। टू स्टेप वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए होता है? इट रिक्वायर्स टू फॉर्म्स ऑफ वेरिफिकेशन, समथिंग वी नो पासवर्ड, और सेकेंड इज ओटीपी जो मोबाइल में आएगा। प्रोटेक्ट फ्रॉम पासवर्ड थेफ्ट, इवन इफ समवन स्टील योर पासवर्ड दे कैन नॉट असेस द अकाउंट विदाउट द सेकेंड फैक्टर। अगर आपका किसी ने अकाउंट हैक भी कर लिया तो अच्छी बात है यार, पासवर्ड तो हैक होगा लेकिन ओटीपी तो तुम्हारे फ़ोन पे ही आएगा, तो सक्सेस नहीं हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। रिड्यूस रिस्क ऑफ हैकिंग, हैकिंग के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। मोर सिक्योर अकाउंट्स, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन बैंक्स, ईमेल, सोशल मीडिया एंड इंपॉर्टेंट वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये यूज़ किए जाते हैं, तो यहाँ पे ये सिक्योर है। हाउ इट्स वर्क, कैसे काम करता है? सबसे पहले यूज़र को अपना एक यूज़र नेम बनाना पड़ेगा और पासवर्ड उसमें डालना पड़ेगा। सिस्टम सेंड अ कोड ओटीपी टू रजिस्टर मोबाइल और ईमेल, ईमेल या मोबाइल पे आपका एक ओटीपी आएगा। यूज़र एंटर द कोड, ठीक है, यूज़र को वो कोड एंटर करना पड़ेगा, पहले पासवर्ड डाल दिया फिर कोड डाल दिया। आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन एसएसएल इज करेंटेड, उसके बाद आपका यूट्यूब चैनल बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया, ठीक है। हमारा ये सिक्स्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और सेवन्थ क्वेश्चन जो आता है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग, इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। और जो शॉर्ट नोट्स जो लिखने हैं ये आपका पहला आता है फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है भाई? फ्री और ओपन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है वो सॉफ्टवेयर जिसे आप बिना किसी अमाउंट पे किए आप यूज़ कर सकते हो। ओपन है, कोई भी यूज़ कर सकता है, उसे अपलोड करो, डाउनलोड करो और उसे इंस्टॉल करके आप यूज़ कर लोगे फ्रीली। जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं उसी को बोलते हैं फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर। फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर वो सोर्स कोड इज मेड अवेलेबल टू द पब्लिक, पब्लिक के लिए सोर्स कोड अवेलेबल होता है। एनीवन कैन यूज, स्टडी, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट इट फ्रीली, ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इट प्रमोट्स फ्रीडम, ट्रांसपेरेंसी एंड कोलैबोरेशन। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। इट कैन बी मॉडिफाइड टू सूट यूजर नीड्स। इसके एग्जाम्पल है लिनक्स, लेबर ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स, जीआईएमपी, ठीक है। अब आपको कि सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं भाई फ्री अवेलेबल नहीं है भैया, आप अगर यूज़ करोगे ना तो उसके पैसे आजकल लग रहे हैं, चार्जेस ले रहे हैं, पहले फ्री था अब नहीं है। तो ये फ्री नहीं है, लिनक्स फ्री है, आप लिनक्स को यूज़ कर सकते हो, पर मोस्ट ऑफ लोग लिनक्स यूज़ नहीं करते हैं। मोजिला फायरफॉक्स कर लो। अब आगे हम लोग समझते हैं यूआरएल। यूआरएल क्या होता है भाई? यूआरएल कुछ नहीं होता, एक वो होता है, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, जैसे कि कोई लिंक होता है ना, लिंक, जब आप कोई लिंक बनाते हो वही यूआरएल होता है। लिंक का मतलब होता है जिस लिंक को आप एंटर करके किसी फाइल पे, किसी वेब पेज पे या किसी भी सोर्स पे आप पहुंच जाते हो उसी को यूआरएल कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द एड्रेस, ये एक एड्रेस होता है जो कि यूज़ किया जाता है लिंक की फॉर्म में। इट स्पेसिफाई द प्रोटोकॉल, डोमेन नेम एंड पाथ ऑफ द रिसोर्सेज। एग्जाम्पल है, ऐसे दिखाया जाएगा और ऐसे ऐसे ये होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, डोम प्रोटोकॉल होता है, डोमेन्स होता है, पाथ होता है। अब आता है रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है बेटा? रिग्रेशन कुछ नहीं है। रिग्रेशन की बात करें तो रिग्रेशन वो है
जो हम स्टैटिक्स में पढ़ते हैं। रिग्रेशन इज अ स्टैटिकल मेथड यूज टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इनडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप मेजर करता है, उससे रिग्रेशन कहते हैं। जो किसी पे डिपेंड है और जो किसी पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर प्रिडिक्शन एंड फोरकास्टिंग। आगे फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग के लिए करते हैं। ये क्या करते हैं? हेल्प इन आइडेंटिफाइंग हाउ वेरिएबल्स आर रिलेटेड। वेरिएबल किससे रिलेटेड है? इसमें सिंपल रिग्रेशन होता है, मल्टीपल रिग्रेशन भी होता है। यूज़ किया जाता है बिजनेस, इकोनॉमिक, फाइनेंस, वेदर फोरकास्टिंग एक्सेट्रा। ये सारा एक एग्जाम्पल है, डायग्राम बनाया हुआ, ठीक है। अगला आता है आपका ईआरपी। ईआरपी का मतलब क्या होता है? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इंटीग्रेट ऑल द कोर बिजनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू सिंगल सिस्टम। इट हेल्प इन एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ईआरपी का यूज़ क्या होता है? देखो, ईआरपी जो होता है ना, एक अकाउंटिंग करने के लिए, ज़्यादा सुना होगा टैली, ईआरपी 9 सुना है ना। ईआरपी एक वर्जन होता है, एक तरह से एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि सिस्टम में यूज़ किया जाता है, बिजनेस के लिए यूज़ किया जाता है। बिजनेस में डेटा जो होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में समझ गए होंगे। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इंटीग्रेट ऑल द कोर बिजनेस प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू सिंगल सिस्टम। इट हेल्प इन एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट रिसोर्सेज के को एफिशिएंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। आगे इंटीग्रेट डिपार्टमेंट लाइक फाइनेंस, एचआर, सेल्स, इसमें यूज़ किया जाएगा। इम्प्रूव एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड रियल टाइम डेटा, ठीक है। और क्या होता है? एग्जांपल है सैप, ओरेकल, ईआरपी, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स, ये सब है इसके एग्जांपल। अगला आता है निफ्ट। निफ्ट तो आप जानते हो, पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। पहले एक वीडियो में और बताया था, दोबारा से बता रहा हूँ। निफ्ट का मतलब होता है जब हम कोई अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, जब ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन उसका टाइम पीरियड जो होता है विद इन 30 मिनट्स होता है। एग्जैक्ट टाइम पे नहीं जाता, रियल टाइम पे नहीं जाता, एक आने वाले टाइम पे किया जाता है, उसी को निफ्ट कहते हैं। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इन इंडिया दैट अलाउज वन बैंक अकाउंट टू ट्रांसफर मनी टू अनदर बैंक अकाउंट। एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना होता है। इसके अंदर ऑपरेटेड बाय अंडर आरबीआई अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। सेटल करने के लिए किया जाता है। फंड आर ट्रांसफर इन बैचेस एट स्पेसिफाइड इंटरवल्स। सेफ, सिक्योर एंड कॉमनली यूज फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन 24/7, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो गूगल ने डेवलप किया था, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर तो आप जानते हैं ये कौन है। तो उन्होंने जब ये डेवलप किया तो क्या हुआ, गूगल वालों ने तो एंड्रॉयड जब किया तो ये मोबाइल में डाला, लेकिन विंडो वालों ने सिस्टम, लैपटॉप, ये जो वर्क स्टेशन होते हैं, यहाँ पे जो काम होते हैं सारे के सारे विंडोज़ के जरिए काम किए जाते हैं। एंड्रॉयड जो है आजकल के टाइम में जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं, इसके अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। मोबाइल फ़ोन, टैबलेट। दूसरा, ये टच स्क्रीन बेस्ड होता है। साथ के साथ एक बेनिफिट ये भी होता है कि आपको ये गूगल प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। चलिए इसके बारे में वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम से देखते हैं। डेवलप बाय गूगल, डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये मोबाइल के अंदर होता है और ये डेस्कटॉप और लैपटॉप के अंदर होता है। ये डिज़ाइन किया गया स्मार्टफोन और टैबलेट के। ये डिज़ाइन किया गया पीसी, लैपटॉप्स, वर्कशॉप एंड सर्वर्स के लिए। ये टच स्क्रीन बेस्ड होता है और सिंपल होता है, सिंपली कस्टमाइजेबल होता है। कोई भी यूज़ कर सकता है एंड्रॉयड को। आजकल के टाइम में तो बैटरी रिक्शा वाले भी यूज़ करते हैं। और ये होता है माउस और कीबोर्ड बेस्ड होता है। ये एप्लीकेशन से गूगल प्ले स्टोर से इजीली मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलता। इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं इसमें कुछ ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। हाईली कस्टमाइजेबल होता है, अपडेट लाए जाते हैं बार बार। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें बहुत कम वर्क होता है, लेस कस्टमाइजेबल होता है।
मल्टीटास्किंग सपोर्ट, मल्टीटास्किंग विद स्प्लिट स्क्रीन एंड मल्टीपल ऐप्स यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। इसके अंदर पावरफुल मल्टीटास्किंग विद मल्टीपल विंडोज़ एंड वर्चुअल डेस्कटॉप, आप बहुत सारे वर्चुअल डेस्कटॉप्स भी यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल विंडोज़ पे काम कर सकते हो। ये लिनक्स बेस्ड फाइल सिस्टम होता है, ये NTF फाइल सिस्टम होता है। सिक्योरिटी लिखा हुआ है, नहीं है सिक्योरिटी, ऐसा ही है, इसको एस कर लो, एस सिक्योरिटी हो जाएगा। ओपन सोर्स मोर वल्नरेबल टू मालवेयर इफ नॉट अपडेटेड, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है इसके अंदर, बहुत सारे वायरस इकट्ठा हो जाते हैं अगर हम इसे अपडेट ना करते रहे तो। बट ये होता है मोर सिक्योर ड्यू टू बिल्ड इन सिक्योरिटी फीचर लाइक विंडोज डिफेंडर, इसमें ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाता है, पहले से ही होता है। सैमसंग, MI, OnePlus, ओप्पो, इन सब में विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 ये सारे होते हैं। ये एक बार करवा चुका हूँ, ये दोबारा से एक बार आपका रिवीजन हो रहा है। पहले भी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ आपको, ठीक है। आज हम SMTP और POP के बारे में समझेंगे। SMT और POP क्या होता है इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। देखो बच्चों, अगर इसकी बात की जाए, कहाँ गया भाई, आजा, कहाँ है SMTP और POP, इसके बारे में पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जब आप कोई मेल भेजते हो, तो मेल जो आप ईमेल टाइप करते हो, ईमेल टाइप करके जो ईमेल को सेंड करते हो, तो उस ईमेल को मेल सर्वर तक पहुंचाया जाता है। जो मेल सर्वर तक पहुंचाता है, आगे मेल सर्वर तक पहुंचा के, यानी आपको आपके ईमेल आईडी को दूसरे की ईमेल आईडी को कनेक्ट करता है, वो मेल सर्वर हो गया। तो वहां तक जो पहुंचाने का काम करता है उसी को बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जिस प्रोसेस के जरिए हम ट्रांसफर करते हैं ना, उसी को बोलते हैं। लेकिन ये तो होगी ट्रांसफर करने की बात, और जहां पे रिसीव किया जाता है उस मेल को, और जिस मेल सर्वर के थ्रू जिसे रिसीव करके आगे डाउनलोड ऑप्शन में लाया जाता है, वो काम जो करता है उसको बोलते हैं POP। चलिए देखते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। दूसरा पर्पस, ये ईमेल सेंडर होता है। यूज फॉर सेंडर, ईमेल्स फ्रॉम सेंडर्स मेल क्लाइंट टू द मेल सर्वर, मेल सर्वर तक पहुंचाना होता है सेंड करके। इसमें क्या होता है, रिसीविंग होता है। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें क्या होगा, रिसीविंग होगा, इसमें क्या होगा, सेंडिंग होगा। तो ये भेजने का काम करती है और ये रिसीव करने का काम करती है। वर्क इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में काम करती है। आउटगोइंग का मतलब भेजना, और ये इनकमिंग, बस वन डायरेक्शन में ये रिसीव करती है। यूजर्स पोर्ट 25 और 587 फॉर सिक्योर कनेक्शन, 110 और 995 कनेक्शन यूज किए जाते हैं। अगर फंक्शन की बात करें, ट्रांसफर ईमेल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर वाया मेल सर्वर के थ्रू भेजा जाता है। यहां पे बात करें तो पहले डाउनलोड किया जाता है, फिर लोकल कंप्यूटर तक भेजा जाता है। डज नॉट स्टोर ईमेल, ये कोई स्टोर नहीं करता, लेकिन ये डाउनलोड करता है। आगे हम लोग समझते हैं पुश प्रोटोकॉल। इसकी बात की जाए तो ये पुश प्रोटोकॉल होता है, ये पुल प्रोटोकॉल होता है। पुश का मतलब धक्का मारना, पुल का मतलब खींचना वही इनकमिंग। यूज बाय मेल क्लाइंट टू सेंड ईमेल, क्लाइंट यूज करते मेल सेंड करने के लिए, ये रिसीव करने के लिए, ठीक है। इसमें जीमेल SMT सर्वर होता है, इसमें POP सर्वर होता है, ठीक है। रोल ईमेल में क्या होता है, हैंडल द सेंडिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ ईमेल, इसमें क्या होता है, रिसीविंग और डाउनलोडिंग द ईमेल्स। तो यहाँ पे जाके ये हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लास्ट सेट रह गए हैं, और इस सेट के कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है।